acids are used in the plants to excrete different waste from the plant body. And these different systems are used like leaves, its trunk, its bulb, and its roots. I hope you have understand. So the is next topic which we have to study is nutrition in animals. Means के एनिमल्स की डिफरेंट कैटेगरीज हैं, सबको पता है. सम आर लिविंग इन हाइपोऑस्मोटिक एनवायरनमेंट मींस फ्रेश वाटर, हाइपोऑस्मोटिक, हाइपरऑस्मोटिक. ये मैं दोबारा से आज क्लियर कर दूं क्योंकि टर्म आके कंटिन्यूसली यूज होनी है अगेन एंड अगेन. सो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हाइपोऑस्मोटिक जब भी हम बात करेंगे इट मीन्स आउटसाइड एनवायरनमेंट में वाटर का लेवल बहुत ज़्यादा है और उसमें साल्ट का लेवल बहुत कम है. जस्ट लाइक फ्रेश वाटर, जो कि पानी पीने के काबिल होता है, या फिर फ्रेश वाटर पोन्स इस तरह का. तो फिर जब हम बात करें हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट, ठीक है, हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट इट मीन जैसे मेरीन वाटर है जिसमें साल्ट का लेवल बहुत ज़्यादा है. तो वाटर जाहिर है उसमें फ्रीज होता है लेकिन उसमें सॉल्ट का लेवल बहुत ज़्यादा है. तो इस दोनों एनवायरनमेंट के ऑर्गेनिजम्स की अडेप्टेशन डिफरेंट तरह की हैं जिसमें वो अपना इंटरनल सिस्टम उसको कंट्रोल करने की, रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं. तो जैसा कि हमने पीछे भी देखा हाइपोऑस्मोटिक और हाइपरऑस्मोटिक एनवायरनमेंट में ऑस्मो रेगुलेशन कैसे होती है कि हाइपोऑस्मोटिक में क्या होता है कि बिकॉज ऑफ लार्जर अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर आउटसाइड इन एनवायरनमेंट, बाहर वाटर की लेवल बहुत ज़्यादा है तो वाटर पैसिवली मूव करता है टूवर्ड्स इनसाइड द वाटर. अब पैसिवली मूव करने की वजह से वाटर को एक्टिवली अपटेक नहीं किया जाता. ठीक. अच्छा, एक तो वाटर को एक्टिवली अपटेक नहीं किया जा रहा, इसके अगेंस्ट क्या एक्टिवली अपटेक क्या करना है उसने एनिमल्स ने, या अगर हम फिश की बात कर ले तो वो क्या एक्टिवली साल्ट्स को अपटेक करते हैं. ठीक है, मतलब फ्रेश वाटर से जैसे ही उनकी बॉडी से यूरिन पास होता है तो वो यूरिन होता भी डाइल्यूट होता है सो दैट एक्सेसिव वाटर शुड बी रिमूव फ्रॉम द. ये हम बात कर रहे हैं हाइपोऑस्मोटिक. अब अगर हम हाइपर ऑस्मोटिक की बात कर लें तो चूंकि बिकॉज ऑफ वेरी हाई अवेलेबिलिटी ऑफ साल्ट्स इन आउटसाइड देयर वाटर एनवायरनमेंट, बाहर साल्ट बहुत ज़्यादा है, मरीन की बात करते हैं, तो दीज ऑर्गेनिजम्स हैव टू एक्टिवली अपटेक वाटर फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट टू द इनसाइड. वो वाटर को अपटेक करेंगे, उस वाटर के साथ चूंकि साल्ट का लेवल भी उनकी बॉडी के अंदर आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करता जाएगा, उस साल्ट को रिमूव करने के लिए ये बहुत कंसनट्रेटेड यूरिन पास करते हैं जिसमें वाटर का लेवल कम होता है और उसमें साल्ट का लेवल बहुत ज़्यादा. अच्छा, ये तो हमने पिछली बार डिस्कस की कि कैसे हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में ऑर्गेनिजम्स कैसे बिहेव. अब हम टाइप ऑफ फीड प्रोडक्ट देखेंगे फ्रेश वाटर का, और उसके बाद उसमें भी वाटर की अवेलेबिलिटी इन डिफरेंट एनवायरनमेंट डिफरेंट हो सकती है. तो ऑर्गेनिजम्स डिपेंडिंग अपॉन द वाटर अवेलेबिलिटी वो नेचुरल उस जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं वो भी चेंज होती रहती है. कुछ एक्सपेक्टिव प्रोडक्ट्स ऐसे हैं दैट रिक्वायर वेरी लार्ज लेवल ऑफ वाटर फॉर देयर रिमूवल. देखिए हम इसमें 3 तरह के प्रोडक्ट्स पढ़ेंगे. ठीक है, चलिए हम पहले इसकी डायग्राम देख लेते हैं. अच्छा, अब ये फॉर एग्जांपल हमें पता है हमारे मेटाबॉलिक पाथवे में वी ईट प्रोटीन्स. ठीक है, हम अपने फूड में प्रोटीन रखते हैं, इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड्स हैं. अब इनकी जैसे ही ब्रेक डाउन होती है तो प्रोटीन्स का हमें पता है अमाइनो एसिड्स दे आर इट्स बिल्डिंग ब्लॉक्स. अमाइनो एसिड्स आपस में बॉन्डिंग के बाद, पेप्टाइड बॉन्ड के बाद प्रोटीन्स बनाते हैं. जैसे इनकी ब्रेक डाउन होती है तो अमाइनो ग्रुप इज रिलीज. A similar amino group is released from the breakdown of nucleic acid to their breakdown into nitrogenous bases. तो पता है न्यूक्लिक एसिड हमारे डीएनए आरएनए का, आगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में इसकी डिटेल पढ़ेंगे. ठीक है, डीएनए आरएनए में न्यूक्लिक एसिड है और उस न्यूक्लिक एसिड को कौन बनाता है, ऑल नाइट्रोजनस बेसिस. हमने अपने जो बॉडी बनाई थी वी हैव सीन दैट एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन दे आर नाइट्रोजनस बेसिस. And these nitrogenous bases are building blocks of nucleic acid, that is DNA and RNA. DNA deoxyribonucleic acid and RNA ribose nucleic acid.
अब इनकी हम ब्रेकडाउन देखते हैं कि इन मेटाबॉलिक पाथवेज आफ्टर देयर डिग्रेडेशन अमाइनो ग्रुप इज रिलीज। अब क्या होता है कि डिपेंडिंग अपॉन ऑर्गेनिजम्स लिविंग एनवायरनमेंट, सबको पता है फिश जो कि एक्वाटिक मैमल्स हैं, पानी में रहते हैं, उसके बाद मैमल्स हैं, कुछ एम्फीबियंस हैं, उनकी मॉडरेट वाटर अवेलेबिलिटी, और फिर उसके बाद बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, लैंड स्नेल्स हैं, उनकी वाटर अवेलेबिलिटी सबसे कम है। अब क्या है कि अमाइनो ग्रुप को कन्वर्ट किया जाता है इनटू डिफरेंट एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट। अब अगर फिश में होगा तो ये अमाइनो ग्रुप कन्वर्ट किया जाता है अमोनिया में। अमोनिया only fish can use this as excretory product too because they have large water availability. तो इस अमाइनो ग्रुप के रिमूवल के लिए जो कि इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया है, देखिए अमोनिया की फॉर्म में है, तो इसको सबसे ज़्यादा वाटर चाहिए। इट नीड्स अबाउट 500 ml ऑफ द वाटर टू एक्सक्रीट 1 ग्राम। अगर हम इसकी क्वांटिटी को इक्वलेंट करते हैं, 1 ग्राम अमोनिया को बॉडी से पास करना है, 1 ग्राम यूरिया को पास करना है, 1 ग्राम यूरिक एसिड को पास करना है। ठीक, अब अगर 1 ग्राम इसको पास करना है, द इक्वल क्वांटिटी है, तो वाटर रिक्वायर्ड, ठीक है, वाटर इसके साथ वाटर भी, इसको वाटर में डिजोल्व करके बॉडी से पास आउट किया जाएगा ना। इसके 1 ग्राम को डिजोल्व करने के लिए 500 ml ऑफ द वाटर चाहिए। अब और यूरिया के 1 ग्राम को रिमूव करने के लिए अबाउट 50 ml ऑफ द वाटर चाहिए। और यूरिया रिक्वायर्स ओनली very little amount of water to be its removal from the body। इसको हम थोड़ा सा आगे डिटेल में देखेंगे। इसको समझाने का पर्पज ये था कि हाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ excretory products are removed from the body with the help of। थोड़ा सा मैं इसको यहाँ से क्लियर कर दूंगी कि वाटर कैसे हाइपोऑस्मोटिक, मैंने पीछे भी रिपीट किया कि हाइपोऑस्मोटिक एनवायरनमेंट में बाहर वाटर ज़्यादा है, तो वाटर को इनसाइड, वो वाटर बाहर ज़्यादा है तो वो पैसिवली मूव करता है टुवर्ड्स इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। वाटर को तो बाहर एक्सक्रीट करना है। इस एनवायरनमेंट में जब वाटर रिलीज होता है, सो इन दिस कंडीशन वाटर कैन बी टेकन एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। फिर उसके बाद साल्ट्स रिमूव्ड बाय द एनिमल्स ऑफ हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट। हाइपरटोनिक में भी बाहर साल्ट ज़्यादा है, सो साल्ट्स आर पैसिवली टेकन इनसाइड द बॉडी। उस साल्ट को बाहर रिमूव करने के लिए जब उसको रिमूव किया जाता है तो कैन आल्सो बी टेकन एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फॉर दीज एनिमल्स। अच्छा, फिर भी हम जब नाइट्रोजनियस वेस्ट की बात करते हैं तो बेसिकली एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स आर नाइट्रोजनियस वेस्ट मेटाबोलाइट्स। फिर एक डेफिनेशन उसके पेपर में पूछी जा सकती है, व्हाट इज डीअमाइलेशन। सो एज द नेम इंडिकेट्स, मैं इसको भी थोड़ा सा हाईलाइट ही करती जाऊंगी। तो पेपर में पूछा जाए व्हाट इज डीअमाइलेशन, तो एज द नेम इंडिकेट्स मीन डीअमाइलेशन मीन्स रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप। ठीक है, या ट्रांसफर हम इसको भी कह सकते हैं, ट्रांसफर ऑफ अमाइनो ग्रुप। तो हम इसको क्या समझते हैं कि प्राइमरीली इन द कैटाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म मीन ब्रेक डाउन ऑफ अमाइनो एसिड, अमोनिया amino group is released or transferred to another molecule for removal or reuse। सबको पता है कि प्रोटीन हमारे बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। प्रोटीन को कैसे बनाया जाता है, यूजिंग पेप्टाइड बॉन्ड अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड यूनाइट एंड टू फॉर्म प्रोटीन। जैसे इनकी ब्रेकडाउन होती है, प्रोटीन इनटू अमाइनो एसिड, एंड अमाइनो एसिड से अमोनिया अमाइनो ग्रुप्स रिलीज होते हैं। फिर इन अमाइनो ग्रुप्स को कन्वर्ट किया जाता है दूसरे मॉलिक्यूल्स में, ताकि उसको या तो रीयूज किया जाए या उसको बॉडी से रिमूव किया जाए। अमाइनो ग्रुप नॉट रीयूज्ड फॉर द रिसाइकलिंग ऑफ अमाइनो एसिड। अब रहे जो यूज नहीं होगा उसको वाटर में डिजॉल्व किया जाता है और उसको बॉडी से बाहर एक्सक्रीट किया जाता है। क्यों एक्सक्रीट किया जाता है, क्योंकि अगर तो उसका लेवल एक हद के ऊपर हो जाएगा वो टॉक्सिक हो जाता है, और जब उसकी टॉक्सिसिटी लेवल अपने नॉर्मल रेंज से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा तो वो कन्वुल्जन्स, कोमा एंड इवेंचुअली डेथ। कन्वुल्जन्स मीन कि जैसे बॉडी में डिफरेंट प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, उसमें बल पड़ना, और उसमें मसल्स में काफ़ी इस किस्म के मसल्स में रोल वगैरह ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कोमा, और उसके बाद डेथ भी हो सकती है। अब एक्सेस नाइट्रोजन, नाइट्रोजन देखिए, नाइट्रोजन इस अमाइनो ग्रुप का पार्ट। अब इस नाइट्रोजन लेवल को रिलीज करने के लिए, उसको बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करने के लिए
डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस किए जाते हैं। इसमें अमोनिया भी है, यूरिया भी है और यूरिक एसिड भी है। अब ये जो लास्ट 3-4 लाइन्स हैं ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि नाइट्रोजन कैसे कितनी फॉर्म्स में रिलीज की जाती है। और फ्लोरीन्स और पायरिमिडीन्स ये मैंने अभी आपसे जिक्र किया था नाइट्रोजनियस बेसिस की, जैसे मैंने आपसे कहा थ्रेडनिन, ब्रोमीन, साइटोसिन, थायमीन, दे आर नाइट्रोजनियस बेसिस। ठीक, so purines and pyrimidines, these are two types of nitrogenous bases. Adenine guanines are purines and cytosine thymines are pyrimidines. अगर पेपर में थोड़ा सा मैं आपको इसकी डायग्राम भी शो करना चाहूँगी। अगर आप अपने साथ आपके पास बुक्स हैं तो आप मैं आपको पेज नंबर बताती हूँ, आप उसी पेज पर आ जाएं। तो थोड़ा सा आपको इसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्लियर होता चला जाए कि व्हाट आर प्यूरिन्स एंड व्हाट आर पायरिमिडीन्स। आप 130 पेज पर आ जाएं, पेज नंबर 130 पे आ जाएं अपनी ई बुक में। This is page number 130. So this is to show you purines and pyrimidines. As I told you that in the DNA, different nitrogenous bases they constitute the structure of DNA. So in purines, adenine and guanine, आपके जहन में इसका स्ट्रक्चर रहना चाहिए। And these are pyrimidines are single ring structures, cytosine, thymine, and uracil. Its RNA uracil is placed only at the place of thymine, and this is the structure of purines and pyrimidines. And here you can see this is the basic structure of DNA. Okay? This is basic structure of DNA. This is ribose sugar, phosphate bond, and nitrogenous base are present at this position. Here any nitrogenous base like either adenine, guanine, or cytosine or thymine could be present. तो इस तरीके से जैसे ही ब्रेक डाउन होता है डीएनए का या आरएनए का, सो नाइट्रोजनस बेसेस आर रिलीज फ्रॉम दिस बॉन्ड, फ्रॉम दिस कंपाउंड, एंड देन थ्रू देयर step by step and gradual degradation from the nitrogenous base, different amino group is released, and then this amino group can be changed into any type of excretory product or nitrogenous to be removed from the body. So back to the page which we were studying. Again we will see that अब हम बात करेंगे कि कहाँ पर लोअर क्वांटिटी किन कंपाउंड्स में ऑफ नाइट्रोजन हम रिलीज करते हैं। लोअर क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन और excreted in the form of other compounds such as creatinine, keratin or trimethyl amine. ये तमाम ये क्वेश्चन भी पेपर में आगे एक्सरसाइज में है कि कैसे स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन कैन बी रिलीज्ड इन टाइप ऑफ कंपाउंड्स creatinine, keratin or trimethyl amino acid, and in very small quantities as amino acids, purines and pyrimidines. तो थोड़ी क्वांटिटी में अमाइनो एसिड्स को डायरेक्टली और प्यूरिन pyrimidines को भी रिलीज किया जा सकता है। फिर अगर हम इनकी अगर मेटाबॉलिज्म की बात करें प्यूरिन्स एंड pyrimidines की, तो कौन सी टाइप ऑफ अमाउंट नाइट्रोजनस बेस बनते हैं। दिस आर, अब इनके नाम ध्यान में रखने हैं, नाइट्रोजेंथेन, जेंथीन, यूरिक एसिड, एल्काइन, यूरिया एंड अमोनिया। ठीक, इस तरह से ये आगे फर्दर इनकी डिग्रेडेशन होती है प्यूरिन्स एंड प्यूरिन की। ठीक ही कंटिन्यूएशन में नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। जैसे हमने यहाँ पर देखा फ्रेश वाटर एनिमल्स यूज, फिर उसके बाद मैमल्स हैं दे यूज यूरिया, फिर उसके बाद बिल्कुल जो दूसरे टेरेस्ट्रियल एनिमल हैं लाइक बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स, दे यूज यूरिक एसिड। ये क्यों क्लासिफिकेशन है, दिस इज आर ड्यू टू डिपेंडिंग अपॉन वाटर अवेलेबिलिटी। कितना वाटर इन एनिमल्स की इसकी डिमांड में है,
और वो उस वाटर को यूटिलाइज करते हैं फॉर द रिमूवल ऑफ वेस्ट रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट्स। अमोनिया यूज लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ वाटर फॉर इट्स रिमूवल। जो उसके बाद यूरिया है उसको थोड़ा सा मॉडरेट क्वांटिटी चाहिए, और जो यूरिक एसिड है इट नीड्स लीस्ट क्वांटिटी ऑफ वाटर फॉर इट्स रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। कंपैरिजन है 1 ग्राम का। 1 ग्राम अमोनिया को कितना वाटर चाहिए? हियर इट इज मेंशन इन द बुक दैट अबाउट 500 ml ऑफ द वाटर इज नीडेड टू एक्सक्रीट 1 ग्राम ऑफ अमोनिया। ये टेक्टर क्वांटिटी से इम्पोर्टेंट टॉपिक है। Give different nature of excretory product in relation to the habitat। अच्छा, अमोनिया थोड़ा सा टॉक्सिक है, ओके, काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक है, वेरी टॉक्सिक एंड डिजॉल्व्स क्विकली इन द बॉडी फ्लूइड। नो दैट हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं, हर ऑर्गन का अपना बॉडी फ्लूइड है और एक ब्लड प्लाज्मा भी है। तो अमोनिया की डिजॉल्विंग पावर बहुत ज़्यादा है, तो चूँकि इजीली डिजॉल्व हो जाता है, सो इट मस्ट बी केप्ट इन लो कंसंट्रेशन। तो इसको कम रखने के लिए इसकी कॉन्टिन्यूस रिमूवल फ्रॉम द बॉडी इट्स वेरी नेसेसरी। तो इसको कैसे फिर अगेन एंड अगेन बॉडी से कॉन्टिन्यूसली रिमूव किया जा सकता है? इज ओनली पॉसिबल इन हाइपोटोनिक। क्यों हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में ही पॉसिबल है इट्स कॉन्टिन्यूस रिमूवल? इसलिए बिकॉज अमोनिया नीड्स लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, और लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर कहाँ अवेलेबल है? इट्स अवेलेबल ओनली इन हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट, जहाँ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में वाटर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक, for example, freshwater animal. So, ammonia kept as excretory product of the animals inhabiting हाइपोटोनिक। ये मल्टीपल चॉइस के हिसाब से थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि अमोनिया कौन से एनवायरमेंट में? हाइपोटोनिक में। और कितना 1 ग्राम ऑफ अमोनिया नाइट्रोजन को रिलीज करने के लिए कितना वाटर चाहिए? अबाउट 500 ml ऑफ द वाटर इज नीडेड टू एक्सक्रीट 1 ग्राम ऑफ अमोनिया नाइट्रोजन। तो दिस वाज द फर्स्ट कंपाउंड अमोनिया। फिर उसके बाद हम अगर बात करते हैं थोड़ा सा दूसरे एनिमल्स में कि जिनमें आर दोज हु आर नॉट लिविंग इन हाइपोटोनिक और फ्रेश वाटर, बल्कि अब हम बात कर रहे हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की, या वो जिनको थोड़ा सा मॉडरेट वाटर अवेलेबल है इन रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर। हाँ, टेरेस्ट्रियल एनिमल जिनके मेमल्स की बात कर रहे हैं। अमोनिया कैन नॉट बी यूज एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में हम अमोनिया को यूज नहीं कर सकते, बल्कि दूसरे इसके अल्टरनेटिव्स कंपाउंड की उसको कन्वर्ट किया जाता है अमोनिया को दूसरे कंपाउंड में। फॉर एग्जांपल यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है। और यूरिया को कितना वाटर चाहिए? यूरिया रिक्वायर्स ओनली 50 ml ऑफ द वाटर फॉर इट्स 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। और हमने देखा था अमोनिया को कितना चाहिए? 500 ml। यूरिया को कितना चाहिए? 50 ml। ठीक, फिर उसके बाद अच्छा, अब हम ये भी देखना चाहेंगे, जहन में एक क्वेश्चन आता है कि हाउ अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया। ठीक, जाहिर है कि अमोनिया तो हमने ऊपर अपने इसमें पहले देखा था डायग्राम में कि इनिशियली अमाइनो ग्रुप they are made from the breakdown products of proteins and nucleic acid। अमोनिया अमाइनो ग्रुप्स बनते हैं इजीली, ये अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन in all these types of animals where there is restricted supply of water, उसमें अमोनिया को यूरिया में और यूरिक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है। तो यूरिया को कैसे कन्वर्ट किया जाता है? यूरिया अमाइनो को सॉरी अमोनिया को कैसे यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है? दिस टेक्स प्लेस इन यूरिया साइकिल। Here you can see that ammonia and ammonia is like 2 molecules of ammonia is transferred into this ongoing cycle। ठीक है, 2 ammonia molecule and 1 carbon dioxide molecule is transferred into this यूरिया साइकिल। और इस यूरिया साइकिल में हम ये देख रहे हैं कि 1 यूरिया मॉलिक्यूल इज रिकवर्ड, 1 यूरिया मॉलिक्यूल इज टेकन टू बी यूज्ड एज नाइट्रोजनस बेस। तो चूंकि ये इसको कम वाटर चाहिए फॉर इट्स रिमूवल, सो दैट्स व्हाई यूरिया इज मेड, या अमोनिया को ट्रांसफर किया जाता है यूरिया। ये किन एनिमल्स में हो रहा है? ये हो रहा है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में। ये थोड़ा सा यूरिया साइकिल हम इसको यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे 1 अमोनिया मॉलिक्यूल along with 1 molecule of carbon dioxide is transferred to the ongoing urea cycle at the step where citrulline is present।
and then along with one molecule ammonia, carbon dioxide, citrulline, and then again second nitrogen after urea, let's say ammonia, is transferred in this step, and then argininosuccinate it is then converted into arginine. ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ें याद रखनी है कि these are compounds CaAO, इस तरह से आपने याद रखना है, citrulline, argininosuccinate and then arginine. जब भी arginine बनता है तो with the use of arginase enzyme. Whenever we talk about enzyme, this ASC will let you know that this is enzyme and this is working on arginine. ठीक, arginine के ऊपर arginase enzyme work कर रहा है, and here this urea molecule is taken, यहाँ पर ये urea molecule बनकर इस urea cycle से remove हो रहा है, and then this is converted into urea is separated from the cycle, and the remaining metabolite is ornithine. Ornithine से then again it is transferred to citrulline. तो ornithine कैसे citrulline में ट्रांसफर होता है कि जब भी ये स्टेप होता है उसमें एक अमोनिया molecule and one carbon dioxide molecule is taken to convert this citrulline into argininosuccinate. Argininosuccinate is converted to arginine. Arginine जैसे बना, arginine पे arginase enzyme, and then arginase enzyme की step में urea is removed from the cycle, and then this urea can be removed from the body along with 50 ml of water. अब हम थर्ड टाइप ऑफ नाइट्रोजन बेस की बात करेंगे, दैट इज यूरिक एसिड. यूरिक एसिड को कितना वाटर चाहिए? इसके लिए ये वो तमाम एनिमल्स विच आर लिविंग विद acute shortage of water supply, यानी कि फॉर एग्जांपल बर्ड्स, पता है इनको बहुत ही शॉर्टेज ऑफ वाटर की फेस करना पड़ता है, तो उनको ऐसा एक कंपाउंड चाहिए कि जो बिल्कुल मिनिमम वाटर जिसको चाहिए होता है, वो थोड़े से वाटर के साथ वो यूरिक एसिड को क्रिएट कर सकते हैं अपनी बॉडी से. तो कितना, अब इसके यूरिक एसिड के रिमूवल के लिए कितना वाटर चाहिए? ओनली 1 ml ऑफ द वाटर इज रिक्वायर्ड टू एलिमिनेट 1 ग्राम. ठीक है, हमने 1 ग्राम की ही बात इसलिए की कि फिर हम अच्छा कंपैरिजन कर सकते हैं कि 1 ग्राम ऑफ, पहले हमने इसका कंपाउंड देखा था अमोनिया, उसके 500 ml, इट मीन्स हाफ अ लीटर क्वांटिटी. ठीक, फिर हमने दूसरा कंपाउंड देखा यूरिया, उसको 50 ml. फिर उसके बाद हमने थर्ड कंपाउंड देखा दैट इज यूरिक एसिड. उसके लिए ओनली 1 ml of the water is required to eliminate 1 gram of nitrogen in the form of uric acid. अच्छा, इसी वजह से जो रेप्टाइल्स हैं एंड द बर्ड्स, और जो बिल्कुल एक एरिड एनवायरनमेंट, एरिड मीन खुश्क एनवायरनमेंट में रहते हैं, खुश्की के एनवायरनमेंट में रहते हैं, दे एक्सक्रीट यूरिक एसिड एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट. अब यहाँ पर टर्म्स हैं, ये जैसे कि देयर नेम इंडिकेट, मोनोटैलिक, यूरियोटैलिक, ठीक है. फिर उसके बाद यूरिकोटैलिक. ये फिनोमिना इन विच या मैकेनिज्म या प्रोसेसेस, या फिर हम बात कर लें वो तमाम एनिमल्स की विच एक्सक्रीट अमोनिया, दिस इज कॉल्ड अमोनोटैलिक. फिर उसके बाद जो यूरिया रिलीज कर रहे हैं यूरियोटैलिक, एंड यूरिक एसिड जो रिलीज कर रहे हैं दिस इज यूरिकोटैलिक. यूरिकोटैलिक एनिमल्स. Monotelic, वो animals which secrete ammonia. Ureotelic, those who secrete urea. And uricotelic, those who are secrete uric acid. Ureotelic and uricotelic are evolutionary adaptations of nitrogenous base in their habitat. अच्छा, evolutionary adaptations जैसे वक्त के साथ they have gradually taken up some different mechanisms, उनको उन्होंने अपनी बॉडी का हिस्सा बना लिया. ये सब कैसे हुआ कि जैसे वी ऑल नो इन एवोल्यूशन एनिमल्स अडेप्टेड, एनिमल्स चेंज हुए, इवॉल्व हुए, और कैसे फ्रॉम द फ्रेश वाटर टू ड्राई लैंड एंड देन टू द, पहले कैसे प्रोकैरियोट्स थे एंड देन दे आर कन्वर्टेड इनटू यूकैरियोट्स, और यूकैरियोट्स में फिर उसके बाद कैसे सिंपल वर्टिब्रेट्स एंड देन फ्रॉम द वर्टिब्रेट्स इनवर्टिब्रेट्स टू वर्टिब्रेट्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, और फिर उसके बाद मैमल्स, और फिर उसके बाद बर्ड्स बने. तो मतलब देखिए विद द पैसेज ऑफ टाइम वो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट की तरफ गए और वहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी कम से कम होती चली गई. सो यूरियोटैलिक एंड यूरिकोटैलिक आर द एडेप्टेशंस टू सर्वाइव इन ड्राई वाटर एनवायरनमेंट. यहाँ वाटर की अवेलेबिलिटी कम है, तो
उन्होंने ये वाले सिस्टम्स यूज़ किए, साइकिल्स यूज़ किए टू कन्वर्ट अमोनिया इनटू यूरिया एंड यूरिक एसिड। सो इस तरीके से इन्होंने एक एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स में एक डाइवर्सिटी लाई और डिफरेंट सिस्टम को स्ट्रक्चर्स। So this was all the topic about excretory product की nature in relation to agriculture. Inshallah, tomorrow we will see different representative animals. इसमें हमारी बुक में different animals mention है, like hydra है, planaria